जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का दो मॉडल सेट कर चुके हैं और यह पार्ट 3 है, मॉडल सेट का तीसरा सेट है। ठीक है, जिसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव है और उसको भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं क्योंकि कुछ समय बहुत कम है, आपका ज़्यादा समय व्यस्त हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन से 100 ऑब्जेक्टिव है जो पार्ट 3 में पूछे गए हैं। और आप लोग को अगर उत्तर मालूम हो तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग फटाफट से इसका उत्तर देते चलिए। पहला प्रश्न क्या है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, ध्यान से प्रश्न को सुनिए और उत्तर को फटाफट से कमेंट करते चलिए। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी जी? 1942, 1945, 1949 या फिर 1950 में। तो सबको मालूम होना चाहिए, यह जो प्रश्न है वो पिछले मॉडल सेट में पूछा गया है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो सन 1949 में। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। सही प्रश्न को फटाफट से करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है, मात्र 20 दिन और बचा है। 20 दिन में ही बेहतर तैयारी करना है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तृतीय विश्व, तीसरा विश्व का शब्द, तीसरा विश्व शब्द किसने प्रयोग किया था? ठीक है ना, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? एल्फ्रेड शोबे ने। एल्फ्रेड शोबे ने सर्वप्रथम तीसरे विश्व का शब्द का नाम लिया था। ठीक है ना, एक पहली विश्व थी अमेरिका, दूसरी दुनिया थी। पहली दुनिया मतलब पहली विश्व क्या थी? अमेरिका। दूसरी दुनिया मतलब कि रूस। और तीसरी दुनिया का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एल्फ्रेड शोबे ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि नेपाल का संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र था कब तक? ठीक है ना, कब नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र था? 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा 2006 में। 2006 में वह एक संवैधानिक राजतंत्र था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और हाँ, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो सबको मालूम होना चाहिए 2, 3, 4, 5 या 6, 8 ऑप्शन दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है जी? कुल 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो है वह पहला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग है। ठीक है, कितने अंग है? 6 अंग है। ठीक है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि परमाणु अप्रसार, ठीक है ना, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1966 में, 1967 में, 1968 में या फिर 1969 में। तो परमाणु अप्रसार संधि पर जो है वह 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखते चलिए, याद करते चलिए। अगला प्रश्न क्या है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया जो है वो किस देश का उपनिवेश था? उपनिवेश का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उपनिवेश शब्द है कि किसी कमजोर देश पर किसी शक्तिशाली देश का अधिपत्य। ठीक है ना, कोई कमजोर देश है उस पर कोई शक्तिशाली देश क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है और उसके संविधान में उसकी जो भी उसके अंदर जो सामान होते हैं उसका शोषण करता है शक्तिशाली देश, वही उपनिवेश कहलाता है। ठीक है ना, तो उपनिवेश जो है इंडोनेशिया किसका था? किसका उपनिवेश था मतलब किसका गुलाम था? ऐसा समझिए किसका गुलाम था? तो जो इंडोनेशिया है वह पुर्तगालियों का गुलाम था। किसका? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बर्मा का पुराना नाम क्या था? ठीक है ना, बर्मा जो है वह किस देश का पुराना नाम है? कौन सा देश है जिसको पहले बर्मा बोला जाता था? तो सबको मालूम होना चाहिए कि पहले जो है वह म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। किसको? म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी म्यांमार बर्मा के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है जी? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ऑप्शन ई में दिया है लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स या रोम। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तनाव शैथिल्य का दौर कब से कब तक रहा? तनाव शैथिल्य का जो दौर है वह कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? ठीक है ना, तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो तनाव शैथिल्य का दौर जो हुआ था वह 1970 के बाद शुरू हुआ था। किसके बाद? 1970 के बाद तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई? जब दूसरी विश्व युद्ध समाप्त हुई तो उसके बाद कौन कौन सी 2 महाशक्तियां हैं जो उभर कर सामने आई? तो सबको मालूम होना चाहिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो महाशक्ति उभर कर सामने आई थी, एक था अमेरिका और दूसरा था रसिया, ठीक है ना, रूस। ये अमेरिका को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन बी में नहीं दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो सोवियत संघ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो नई महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आई। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद, ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? जब सोवियत संघ विभाजित हो गया तो उस समय रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ठीक है ना, मतलब सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ऐसे समझिए, प्रश्न घुमा कर दिया है। तो उस समय कौन था जी? तो उस समय का जो था वह एल्तिस था, ठीक है ना, एल्त्सिन था। कौन था? एल्त्सिन जो था वह सोवियत संघ के विभाजन के बाद प्रथम राष्ट्रपति था। क्या था? प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ गुट से पहले, सोवियत संघ गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? जो सोवियत संघ गुट था उस समय सबसे पहले उससे कौन सा देश अलग हुआ था, ठीक है ना, सोवियत संघ गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा पूर्वी जर्मनी। कौन था? पूर्वी जर्मनी जो है इससे सबसे पहले अलग हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्लानास्ट व पेस्ट्रोइका की मंत्र किसने दिया था? ग्लानास्ट और पेस्ट्रोइका नामक मंत्र जो है वह किसने दिया था? तो सबको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, लेनिन, स्टालिन, क्रुश्चेव या गोर्बाचेव। तो ग्लानास्ट और पेस्ट्रोइका नामक जो ग्रंथ था वो क्रुश्चेव ने दिया था, ठीक है ना, मिठाइल गोर्बाचेव ने दिया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मिठाई नहीं दिया है, केवल गोर्बाचेव दिया है, तो गोर्बाचेव ही इससे सही मारते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रोनाल्ड रेगन किस देश के राष्ट्रपति थे? जो रोनाल्ड रेगन थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो रोनाल्ड रेगन थे वह यूएसए के राष्ट्रपति थे। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? एक ध्रुवीयता की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रमुख प्रभुत्व की परिचायक है? मतलब एक ध्रुवीयता से कौन सा देश संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा देश संबंधित था जी? तो जब 2 ध्रुवीयता थे तो सोवियत संघ, रूस और अमेरिका शामिल था, और एक ध्रुवीयता में केवल एक अमेरिका शामिल था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है? विधानसभा जब बैठक होती है तो उसमें कितने सदस्यों की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है? तो उसमें जो है वह 1 से 10 या किसी 10 सदस्यों का होना बहुत आवश्यक है। 1 से 10 के बीच में या फिर 10 सदस्यों की होना क्या है? बहुत आवश्यक होती है विधानसभा की बैठक में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? भारत जो है वह राज्यों का संघ है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है ना? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है पहला ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का क्या है? एक संघ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रथम अनुच्छेद में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश का जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है ना, किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह मिलता है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग फटाफट से सभी प्रश्नों को याद करते चलिए, इसका उत्तर अगर मालूम हो तो कमेंट करते चलिए। अगला प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? वो कौन सा देश है जिसका संविधान सबसे बड़ा है जी? तो सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वह दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब स्थापित हुए थे? बार बार प्रश्न पूछा जाता है यह कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो सबको मालूम होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो हुई वह 1953 में हुई। कब हुई? 1953 में हुई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जितने सारे प्रश्न दिख रहे हैं आप लोग अच्छे से इसको याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है वो सबको मालूम चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अनुसूचित जाति का
स्थापना किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है अनुसूचित जनजाति की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न क्या है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। कश्मीर के भारत के विलय पत्र जो था उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे, मतलब जब कश्मीर का जो आपस में विलय हो गया, ठीक है ना, मतलब भारत में जब मिल गया तो उसमें उसके राजा कौन थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर के उसमें जो राजा थे जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वो कौन थे, तो राजा हरि सिंह थे। कौन थे, राजा हरि सिंह थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, राजा हरि सिंह। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की, भारत की संविधान सभा का गठन योजना के आधार पर कब हुआ। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 25 का, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ठीक है ना। भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। तीसरा मॉडल सीट है, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें से प्रश्न आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे जो दोबारा रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है, ठीक है ना। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या है जी, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर शक्तियों का विभाजन। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी जो है वह ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 27वां प्रश्न है कि किस वर्ष में व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी जी, सबको मालूम होना चाहिए कि 1995 में व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1995 में। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं जी, 15 है, ठीक है ना। 15 में 5 कितने हैं, 5 अस्थायी है और 10 क्या है, अस्थायी है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है, शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी क्या है जी, तो परंपरागत सुरक्षा नीति के एक तत्व है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 30वां प्रश्न है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था जी, 1992 में, ठीक है ना। उस समय इसका उद्घाटन किसने किया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उस समय किए थे डॉक्टर घाली। किसने किए थे, डॉक्टर घाली किए थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जितने सारे इसमें नए नए प्रश्न दिख रहे होंगे, ठीक है ना, जो भी नए नए प्रश्न है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये आपके 2024 एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं जो नए नए प्रश्न है, ठीक है। जैसे ये भी नए प्रश्न है, इसको अच्छे से रख लीजिएगा। डॉक्टर घाली ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन में उद्घाटन किया था 1992 में। अगला प्रश्न क्या है, 31 नंबर प्रश्न है कि बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था। बच्चों के अधिकार के लिए बात कर रहा है, बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा संगठन बना था जी। तो बच्चों के अधिकार के लिए जो बना था वह यूनिसेफ बना था। कौन बना था, यूनिसेफ अधिकार बना था, यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है यूनिसेफ जो है वो बच्चे के अधिकार के लिए बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना। जॉन मेजर या फिर टोनी ब्लेयर या फिर डेविड कैमरन। यहाँ पर कोई नहीं दिया, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, उनका नाम ही नहीं दिया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इसके जो प्रधानमंत्री है वो भारत के ही रहने वाले, भारत के निवासी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री में से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किसने कहा कि, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए प्रश्न क्या कर रहा है, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या फिर सार्वभौम का विशिष्ट क्या है, विशिष्टीकरण है, ठीक है ना, विशिष्टीकरण है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, किसने कहा भूमंडलीकरण विशिष्टवाद या फिर सार्वभौमिक याद का एक विशिष्टीकरण है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का रॉबर्टसन ने। किसने कहा था, रॉबर्टसन ने यह कथन कहा था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जितने सारे कथन वाले बात आ रहे हैं इसको अच्छे से याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 34 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है। अभी के युग में, ठीक है ना, आधुनिक मतलब होता है अभी जो युग चल रहा है, इस युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है। अभी सबसे बड़ी क्रांति क्या हो रही है, तो अभी जो सबसे बड़ी क्रांति हो रही है वो औद्योगिक क्रांति हो रही है। क्या हो रही है जी, औद्योगिक क्रांति अभी सबसे ज़्यादा बड़ी क्रांति हो रही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न क्या है, 35 नंबर प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात कर रहा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। तो यह जो हुआ था वो 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
ये तीसरा मॉडल सेट है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न इसमें जो है वो पहले और दूसरे मॉडल सेट से भी लिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा, और जो भी प्रश्न इसमें बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको तो और बेहतर से याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया, मतलब कब काम करना शुरू किया। विश्व बैंक और IMF जो है वह कब काम शुरू किया, 45 में, 1900 या फिर 1947 में, या फिर 1951 में, या फिर 1950 में। तो जो IMF और विश्व बैंक है वह काम शुरू किया 1947 में। कब शुरू किया, 1947 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 37वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल, या फिर विधान परिषद या फिर विधानसभा के सदस्यों का। तो यहाँ पे 37वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जी, राज्यसभा पूछे या फिर विधान परिषद पूछे, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। चलिए 38वां प्रश्न क्या कर रहा है, 38वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। निम्न में से कौन जो है वह संघ सूची का एक विषय है। ऑप्शन ए में दिया है पुलिस, रक्षा, न्याय, या फिर फौजदारी विधि, या फिर प्रक्रिया। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 38 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा। क्या हो जाएगा, रक्षा जो है वह संघ सूची का एक विषय है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग, उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, सभी प्रश्न आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं सभी प्रश्न तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इससे पहले वाले जो हम इसके बाद जो क्लास लाए अगला मॉडल सेट वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और इससे पहले का जो क्लास नहीं किया है उसको भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। अभी प्रश्न जो है पिछले अभी पूछा हुआ था, ठीक है ना। प्रश्न जो है पिछले अभी हम किए हैं लोग, इसी मॉडल सेट में किए थे, इससे पहले शुरू में। तो परंपरागत सुरक्षा नीति के क्या है जी, कौन कौन से तत्व है। सांस्कृतिक संतुलन इसी का तत्व है, गठबंधन की राजनीतिक सामूहिक सुरक्षा। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर इसका सभी जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। इनमें से सभी जो है वह परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व है। अगला है कि लोकसभा के, ठीक है ना, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है। लोकसभा की बात कर रहा है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है। 40वां प्रश्न है, तो 40वां प्रश्न का उत्तर 40 भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 40 ही होगा, मतलब कि लोकसभा में बिहार संसद के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 40 है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था। आसियान का जो है 20वां शिखर सम्मेलन 2012 में हुआ था। कब हुआ था, 2012 में। तो कहाँ हुआ था, ठीक है ना, वही प्रश्न पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो 20वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था नोम पेन है, ठीक है ना, नोम पेन में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी नए नए प्रश्न है उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं हो तो लिख लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचशील समझौता जो है वह किन किन देशों के बीच हुआ था जी। तो पंचशील समझौता सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें कुल 5 सिद्धांत थे, और जिसपे हस्ताक्षर किया था भारत और चीन मिलकर। कौन कौन जी, भारत और चीन ने इस पे हस्ताक्षर किया था, जिसमें कुल 5 सिद्धांत थे, ठीक है ना। इसी को पंचशील समझौता बोला गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आई कब हुआ था पंचशील समझौता, तो 1954 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, पंचशील समझौता पर कौन कौन से देश हस्ताक्षर किए थे, तो भारत और चीन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 43वां प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। दक्षिण एशिया के, ठीक है ना, दक्षिण एशिया के दक्षिण भाग में किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है, हाहाकारी मचा दी है, किस वो कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है नेपाल। नेपाल में माओवादियों ने क्या किया है जी, तो उथल पुथल मचा दिया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 44वां प्रश्न है, ठीक है। 44वां प्रश्न का है कि एशिया के, ठीक है ना, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा, ठीक है ना, फांसी की सजा दी। मतलब दक्षिण एशिया के किस प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी थी, ठीक है ना, किस देश में। तो वो जो देश था वह देश था पाकिस्तान, ठीक है ना। कहाँ पे जी, तो पाकिस्तान में ही उसके प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर फांसी दे दिया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 45वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। सार्क का सदस्य कौन से देश है जी, तो सार्क का कुल 8 सदस्य है, जहाँ पर मलेशिया इसका होगा ही नहीं, ठीक है ना, मलेशिया नहीं है इसमें, इंडोनेशिया भी नहीं है, जापान भी नहीं है। इसका सार्क का सदस्य कौन है, तो भारत जो है वह सार्क का सदस्य है। बाकी सब अभी 7 है, ठीक है ना। सार्क में कुल 8 देश है, ठीक है ना, कितने 8 देश।
जिसको हम लोग दक्षिण भी बोलते हैं। चलिए, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, भारत जो है वो साल का सदस्य है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, तो 46 नंबर प्रश्न का जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 47 में प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं जी? इससे पहले वाले मॉडल सेट में करा चुके हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें कितनी धाराएं हैं, तो उसमें जो है कुल 111 धाराएं हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था कब? गुटनिरपेक्ष का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वह नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? ठीक है ना, नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1982 में या फिर 83 में या फिर 84 में या फिर 85 में? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 1983 में। कब? 1983 में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। महिला दिवस, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बार बार प्रश्न ये जो है रिपीट किया जाता है, बार बार प्रश्न जो रिपीट होता है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है जी? तो सबको मालूम होना चाहिए कि 10 दिसंबर को विश्व महिला दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 50 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। 51 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 51 नंबर प्रश्न करा है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ठीक है ना, संवैधानिक विषय पर कोई भी संविधान पर कोई विषय है उस पर निर्णय लेने के लिए कम से कम कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है 3, 2, 3, 1, 4 या फिर 5 से अधिक। तो 51 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा 5 से अधिक। ठीक है ना, 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है। 52वां प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय सौंप गए थे? ठीक है ना, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितने विषय सौंपे गए थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 52 का 29। ठीक है ना, कितने? 29 विषय सौंपे गए थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखते चलिए। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? मौलिक अधिकार कितने हैं जी? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए में दिया है 7, 5 या फिर 6 या फिर 8। तो मौलिक अधिकार की संख्या कुल कितनी है? तो कुल मौलिक अधिकार जो है वह 6 है। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 है। शुरू में 7 से जिनमें से एक हटा दिया गया था। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है ना, 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत किए जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वह नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न आपको कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब हुई थी जी? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 1985 में, सॉरी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करा कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होना चाहिए? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी भारत में आता है तो कितने साल तक वह भारत में निवास करेगा ताकि वह भारत का नागरिक कहला जाएगा? ठीक है ना, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 6 माह या फिर 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का 5 वर्ष। कम से कम अगर 5 वर्ष वह भारत में रहता है तो भारत का नागरिक कहलाने का योग्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का जो कर्तव्य है वह किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार में या फिर राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत में या फिर मौलिक कर्तव्य में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मौलिक कर्तव्य में जो है वह देश की रक्षा करने का तत्व आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को या फिर कामराज को या फिर निजलिंग गप्पा को या फिर चंद्रशेखर आजाद को? तो 58वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस के
किसके इमतपुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 59 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस से नहीं थे, किसी दूसरे दल से थे, तो वह कौन थे जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। वह थे मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे वह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 5 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 61 नंबर प्रश्न है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में जो है वह द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। प्रत्येक 5 साल पे आम चुनाव होता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है 1955, ऑप्शन बी में दिया 1956, ऑप्शन सी दिया 1957 और फिर ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था कब हुआ था जी, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले भारत का जो प्रथम आम चुनाव था वह हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। तो द्वितीय कब होगा, 5 साल के बाद, अर्थात कि 1957 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1957 में जो है वह द्वितीय आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह किस प्रकार का समाजवाद को अपनाया था, तो वह जो अपनाया था वह ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। किसका, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात पूछ रहा है तो कौन थे जी। तो सबको मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पर केवल सरदार वल्लभ के नाम से दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है इंदिरा गांधी, या फिर अमर्त्य सेन, या फिर एम एस स्वामीनाथन, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो जो है यहाँ पर हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन थे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 65 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलिए। अगला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। 1967 में, ठीक है ना, 1967 तक मतलब जब पहला आम चुनाव हुआ, मतलब जब पहला दल जीता था कांग्रेस, ठीक है ना, उस समय जो से लेकर 1967 तक उसी का अधिकार रहा, किसका, कांग्रेस पार्टी का। तो उसको किस नाम से जाना गया, ठीक है ना, 3 बार उन्होंने चुनाव जीता है, तो उसको किस नाम से जाना गया था, तो उसको जाना गया था एकल आधिपत्यशाली दल के नाम से। ठीक है ना, जो 1967 तक चला था उसको एकल आधिपत्यशाली दल के नाम से जाना गया था, न कि एक दलीय व्यवस्था के नाम से। ठीक है ना, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था के नाम से जाना गया था। इसको अच्छे से रख लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है, एकल दलीय व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। भारतीय योजना आयोग जो है वह कब समाप्त कर दिया गया था जी। तो ये जो प्रश्न है वो पिछले मॉडल से था कि भारतीय योजना आयोग को 2015 में समाप्त करके 2014 में समाप्त करके 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, समाप्त कब किया गया, 2014 में। कब किया गया, 2014 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए 67 नंबर प्रश्न है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर टिकी है। ठीक है ना, जो भारतीय नियोजन व्यवस्था है वह किस विचारधारा पर टिकी है जी। तो जो भारतीय नियोजन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर टिकी है। किस पर, लोकतांत्रिक समाजवाद पर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट से सभी प्रश्नों करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 38वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की बात करता है। आपको हमने बताया था कि 3 तरह के आपातकाल होते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वह 352 के हिसाब से, राष्ट्रपति आपातकाल 354 के हिसाब से। ठीक है ना, 354 अनुच्छेद 354 के हिसाब से। और जो वित्तीय आपातकाल है वह लगाया जाता है 366। ठीक है ना, किस पे, 366 अनुच्छेद के हिसाब से। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, यहाँ पे 366 नहीं, सॉरी 367 नहीं, जो वित्तीय आपातकाल था वह 360। ठीक है ना, 366 निकल गया, 360। ठीक है ना, 360 अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल जो है वह 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना है।
भारत में वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना है, 69वां प्रश्न पूछ रहा है। तो कितना है जी, तो 5 वर्ष है, इसको अच्छे से रख लीजिए। वित्त आयोग का जो कार्यक्रम है वह 5 वर्ष है। ज़्यादा अंदर तक समझा नहीं रहे हैं, ज़्यादा डीपली इसको समझा नहीं रहे हैं किसी भी प्रश्न को, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ये जो मॉडल पेपर है इसमें जो भी प्रश्न है एकदम हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें से कुल 50 यानी 100 प्रश्न, 500 प्रश्न है, कुल 5 मॉडल सीट देंगे तो अर्थात 500 प्रश्न हुआ। 500 प्रश्न में से कुल 100 प्रश्न जो है हूबहू मिलेगा, इसलिए ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से रख लीजिए, ठीक है ना। ये जो 5 मॉडल सीट जब कराएंगे इसको अच्छे से रख लीजिए। और हाँ, ये 5 मॉडल सीट कराने के बाद इसका हम एक साथ सभी को करा देंगे, ठीक है, ताकि आपका दोबारा से इसका रिविजन हो जाए। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 70वां प्रश्न है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 साल पे होती है। तो तीसरा जो है पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, पहला जो हुआ था 51 में, दूसरा 56 में, तो तीसरा कब होगा जी, 5 साल और जोड़ दिए तो 61 में। कब होगा, 61 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वह 1961 से लेकर 1966 तक चलेगा, 5 साल के अंत तक। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। चलिए अगला प्रश्न है, 71वां प्रश्न है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई ये पूछ रहा है, कब शुरू हुई नहीं, तो कब समाप्त हुई जी, 71 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा 2012 में। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुई वह 2012 में समाप्त हुई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 72 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें समाज के समाजवादी को, ठीक है ना, साकार करने का ध्येय रखा गया, पहली, दूसरी या तीसरी या फिर चौथी। तो 72 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। किसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पहली बार पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो हमने पहले ही बताया है कि पहली बार पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 51 से लेकर 56 तक चली थी, 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 51 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। अगला प्रश्न क्या है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था जी, 74 नंबर प्रश्न है। तो कहाँ हुआ था, 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था जो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में 1961 में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का जो जल है उस पर संधि कब हुई थी, 75वां प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 98 या फिर बी में दिया है 1959 में, या फिर सी में दिया है 1960 में, ऑप्शन डी में दिया है 1961 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के बीच जो समझौता हुआ था वह 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। इससे पहले हमने बताया है कि पंचशील समझौता कब हुआ था जी, भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे 1954 में। कब हुआ था, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1954 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 77 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए। वही प्रश्न फिर से घुमा कर पूछ दिया है, पंचशील समझौता किससे हुआ था जी, किसके साथ हुआ था, तो चीन के साथ हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, चीन के ही साथ हो जाएगा। पंचशील समझौता चीन के साथ होता तो चीन ही के सूत्र रखा गया होगा पंचशील में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना हो घुमा कर दे, देखिए आप लोग इंटेलिजेंट है, आप सभी प्रश्नों को सही कीजिएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कितने घुमा कर प्रश्न दे रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए। अरे भाई पंचशील वाला समझौता तो चीन के साथ हुआ था, तो चीन ही होगा इससे राइट उत्तर। आप कितना घुमा कर दीजिएगा तो अच्छे से पकड़ लेंगे, है कि नहीं जी, आप लोग पकड़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 78वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इंदिरा गांधी ने जो है, ठीक है, वह किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था, 78वां प्रश्न है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय कौन सा समझौता हुआ था जी, तो शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता, शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी के समय। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 1972 का शिमला समझौता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्ष को यह भी कहा जाता है, मतलब गुट निरपेक्ष को, निरपेक्षता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो गुट निरपेक्षता को आपको बता दे, ठीक है ना, नया प्रश्न है। इसको जो है तटस्थता का नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तटस्थता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिए 80 नंबर प्रश्न की बात करता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कब अस्तित्व में आया। मतलब गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो कब हुआ। डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न है कि नहीं, लेकिन उसी को घुमा कर पूछ दिया है कि कब अस्तित्व में आया। तो गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है वो कब आया जी, कब हुआ, तो 1961 में। हमने पहले ही बताया है कि 1961 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, तो बेलग्रेड में। सबसे पहले 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कब अस्तित्व में आया, ऑप्शन ए 1961 में। किसी तरह घुमा कर दिया, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कैसे प्रश्न है, चिपको आंदोलन या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर टिहरी बंद आंदोलन या फिर गृह स्वराज्य आंदोलन। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, गृह स्वराज्य आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। शिवसेना कहाँ पर है जी, शिवसेना जो है वो कहाँ पर है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में शिवसेना है, ठीक है ना। इस प्रश्न को हमने पहले ही कराया है कि शिवसेना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है, मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया था। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके दूसरे मॉडल सेट में था। मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया था, तो किसने लागू किया था जी, तो बीपी सिंह ने किया था। किसने लागू किया था, बीपी सिंह ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। AIMDMK जो है वह किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो 84 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। किसकी, तमिलनाडु की, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जितने सारे प्रश्न है इसको अच्छे से रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 85 नंबर प्रश्न है कि पुन्ना पैक्ट संबंधित है। पुन्ना पैक्ट जो है वह किससे संबंधित है, तो सबको मालूम है जो पुन्ना पैक्ट है वह दलित वर्ग से संबंधित है। किससे, दलित वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है। जम्मू कश्मीर का उग्रवादी जो है वह संगठन नहीं है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है लश्कर ए तोयबा, ये तो है, अल जिहाद ये भी है, तहकीक उल मुजाहिदीन ये भी है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तालिबान। जो तालिबान है वह जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 87 नंबर प्रश्न है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार की पहला जो है वह महिला मुख्यमंत्री कौन थी जी, तो कौन थी, तो पहला जो महिला मुख्यमंत्री थी वह थी राबड़ी देवी। कौन थी, राबड़ी देवी जो है बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थी महिला, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 88 नंबर प्रश्न है, यह किस आंदोलन का नाम है, ठीक है ना। यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक ही निजी है। कौन सा आंदोलन हुआ था जिसमें निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है का नारा दिया गया था। ऑप्शन ए में दिया है किसान आंदोलन, ऑप्शन बी में दिया है महिलाओं का आंदोलन, ऑप्शन सी में दिया है मजदूर आंदोलन, ऑप्शन डी में दिया है पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन। तो 88 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा महिलाओं के आंदोलन, ठीक है ना। महिलाओं का जब आंदोलन हुआ था तो उसी में यह नारा दिया गया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 89 नंबर प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 89 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1945 में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1945। 90 नंबर प्रश्न क्या करा कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। अभी प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो नियुक्त होते हैं। तो इनको नियुक्त जो है वह कौन करता है जी, तो प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 91 नंबर कि 1975 में आपातकालीन की घोषणा किस राजनीतिक दल ने स्वागत किया था। 1975 में जो आपातकालीन की घोषणा हुआ था उस समय कौन सा राजनीतिक दल था, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 91 का CPI। कौन सा जी, तो CPI राजनीतिक दल था, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। वही प्रश्न फिर से घुमा कर दिया है कि 1885 में कौन सा राजनीतिक दल आया था जी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का स्थापना कब हुआ था, 1885 में, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति की बात कर रहा है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो दूसरे राष्ट्रपति जो थे वह थे 93 नंबर प्रश्न को हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी। 1959 में जो है वह स्वतंत्र पार्टी बनी थी। इस स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो उसने वो किया था सिराज गोपालाचारी ने। किसने किया था जी, तो सिराज गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की था 1959 में, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे।
1980 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 95 प्रश्न है। तो उस समय इसके प्रधानमंत्री थे कौन? तो इंदिरा गांधी। कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना घटी थी? 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी? ठीक है ना, 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें जो घटना हुई थी वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। जो बाबरी मस्जिद था उसका नाश हो गया था। कब? तो 6 दिसंबर 1992 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ये प्रश्न है, पहले भी पूछा था कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हमने बताया था, क्या बताया था जी? तो 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी जी? तो ये जो प्रश्न है बार बार रिपीट होता है। कब बनी थी? 1977 में। 1977 में जनता पार्टी बनी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी 1977 में बनी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? लास्ट नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 100 नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे जी? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आज आपका जो है वह 100 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हुआ। मॉडल सेट 3 प्रैक्टिकल का मॉडल सेट 3 का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से जो आपने बहुत प्रश्नों का उत्तर सही भी दिया होगा जो पिछले मॉडल सेट से पूछे गए होंगे। ठीक है ना, उम्मीद है कि क्लास जो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसका जो अगला मॉडल सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।